हेलो एवरीवन, वेलकम टू होम साइंस क्लासेस। होम साइंस क्लासेस में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप? आशा करती हूँ अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। आपको पता है कि इससे पहले जो हमारी क्लासेस हुई थी उसमें हमने फैमिली के बारे में डिस्कस किया था। अब चाहे आपकी फैमिली की परिभाषा हो, अर्थ हो, विशेषता हो, महत्व हो, आवश्यकता हो या फिर फैमिली के कार्य हों। साथ ही साथ हमने फैमिली के प्रकार भी चर्चा किए थे कि जो परिवार होता है वो कितने प्रकार का होता है। इसी में आपने पारिवारिक जीवन चक्र है उसकी अवधारणा को समझा, पारिवारिक जीवन चक्र की अवस्थाओं को समझा, जिसमें हमने मुख्य तौर पर 3 अवस्थाओं के बारे में चर्चा किया था। कल की जो हमारी क्लास हुई थी, कल की क्लास में आपने विवाह के बारे में डिस्कस किया था कि विवाह क्या है। लेकिन आज की क्लास जो है आपकी वो अब परिवार, समाज इन सब से हटकर आ गई है व्यवस्थापन पर। यानी कि आज का जो आपका एक नया खंड प्रारंभ हो चुका है, जिसका नाम है समय, शक्ति और धन का व्यवस्थापन। यहाँ से आपके काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आज की क्लास में हम टाइम मैनेजमेंट को पढ़ने वाले हैं। टाइम मैनेजमेंट किस तरह से हम अपने समय का व्यवस्थापन कर सकते हैं और विभिन्न अवस्थाओं में यानी कि जो पारिवारिक जीवन चक्र की अवस्थाएं हैं, इन विभिन्न अवस्थाओं में किस तरह से कब समय की आवश्यकता कैसे पड़ती है, इस चीज को भी हम थोड़ा सा समझेंगे। आपको पता है कि समय मानव जीवन की एक अमूल्य निधि है। हम सभी के पास, आप हैं, हम हैं, हमारे परिवार के जो भी सदस्य हैं, इस दुनिया में जो भी है, सभी के पास दिन में 24 घंटे ही मिलते हैं। अब हम इस समय को किस तरह से सदुपयोग करते हैं या इसका दुरुपयोग करते हैं, अपने समय को हम किस तरह से व्यर्थ गँवाते हैं या फिर इसका हम किस तरह से उपयोग कर लेते हैं, ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। तो इसी बात को एक आपके पुअर्ड रिचर्ड हैं, उन्होंने क्या कहा है, एक परिभाषा के द्वारा परिभाषित किया है और कहा, क्या तुम जीवन से प्रेम करते हो? मतलब कि क्या आप अपने जीवन से प्रेम करते हैं? तो समय को व्यर्थ ही नष्ट मत करो, क्योंकि समय ही तो वह वस्तु है जिसे जीवन का निर्माण होता है। और इनकी परिभाषा बहुत अच्छी भी है। आपको पता है कि जैसे जो अभी आपका समय चल रहा है, ये आपके ऊपर डिपेंड कर रहा है कि आप इसे व्यर्थ गँवा रहे हैं या फिर इसका सदुपयोग कर रहे हैं। अगर आपके पास जो समय है, आप इसको व्यर्थ गँवा रहे हैं, तो ये आपके जीवन का निर्माण नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर आज आपने अपने समय को सही तरह से यूटिलाइज़ कर लिया, आपने अपने समय को सही तरह से उपयोग कर लिया, तो आपके जीवन का निर्माण हो जाएगा। आपने अगर सही जगह पर अपने समय को लगाया है, तो आपका क्या होगा, आपके जीवन का निर्माण होगा। अगर आपको अपने जीवन से प्रेम है, आपको मेहनत करने की आवश्यकता है। आपको अपने समय को सदुपयोग करने की आवश्यकता है। तो वही रिचर्ड महोदय ने कहा कि अगर आप अपने जीवन से प्रेम करते हैं, तो अपने समय को व्यर्थ मत कीजिए। ठीक? हम भी आपसे कहते हैं ना कि अब समय आपका सोने का नहीं है, जागने का है, मेहनत करने का समय है, क्योंकि आज की आपकी जो मेहनत है, वो कल निखर कर आएगी। जब आपका एग्ज़ाम में सिलेक्शन होगा, आपसे कोई ये नहीं पूछेगा कि आपने कितनी मेहनत की, कितनी रात जागे, ओनली आपका रिज़ल्ट जो है वो आपको बताएगा कि आपने क्या किया है। आज आप चाहे सो लीजिए या जाग लीजिए, आप बहुत सोते हैं, आपने पहले पढ़ाई कर रखी है, आप सो रहे हैं, भले ही लोग कहेंगे सो रहा है, लेकिन जिस दिन आपका रिज़ल्ट आएगा, आपका सिलेक्शन हो जाएगा, उस दिन आपसे कोई ये नहीं कहेगा कि अरे तुम तो सो रहे थे। सबको दिखेगा हाँ, कि इसने मेहनत की है, अपने समय को दिया है, ठीक? तो समय ऐसी जगह दीजिए जहाँ से आपके जीवन का निर्माण हो सके। अगर इसी में थोड़ी-सी हम और समझें समय के बारे में, तो समय व्यवस्थापन का वह मुख्य लक्ष्य है कि कार्य के समय में अधिक से अधिक कमी की जाए, किंतु इस लक्ष्य की प्राप्ति के समय यह आवश्यक है कि गुणवत्ता के साथ आप कोई समझौता ना करें। मतलब हमारे समय व्यवस्थापन का मतलब ये होता है कि हम कम से कम समय में
अधिक से अधिक कार्यों को कर सकें, लेकिन उसके लिए भी ज़रूरी ये है कि हमें अपनी गुणवत्ता के साथ कोई समझौता नहीं करना है। ऐसा ना हो जैसे आपके पास समय कम है, मान लेते हैं हम एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं क्योंकि हमारा जो समय है ज़्यादातर किचन में जाता है, ठीक? आप में से कई लोग ऐसी हैं जो कि पत्नी हैं, माँ हैं, शादीशुदा हैं, परिवार में रहती हैं, तो आपको पता होगा कि आपका कितना ज़्यादा समय आपके किचन में बीतता है। तो अगर हम यहाँ पर टाइम मैनेजमेंट की बात करें, तो जैसे आपको 1 किलो आटे की रोटी बनानी है, ठीक? मान लेते हैं कि आपको 50 रोटियाँ बनानी है, हम ऐसा मान लेते हैं। आप 1 किलो आटे में किस तरह से जैसे आपने क्या किया पहले आप छोटी-छोटी लोइयाँ बनाकर रोटियाँ बना रही थी। तो 1 किलो आटे में आपका ज़्यादा रोटी बन रहा था और ज़्यादा समय भी लग रहा था। अगर हमने आपसे कहा कि आप अगर टाइम मैनेजमेंट करना चाहती हैं और आप अपने थोड़ी रोटियों की साइज़ को बढ़ा देती हैं, तो क्या होगा? तो आप जल्दी छुटकारा पा जाएँगी, आपका यहाँ पर समय कम लगेगा। लेकिन आपको इस बात का भी ध्यान रखना है कि हमारी रोटियाँ ऐसी ना हो कि कच्ची ही रह जाएँ। मतलब जब आप यहाँ पर आपकी गुणवत्ता के साथ कोई समझौता नहीं होना है, आपकी रोटी ऐसे मतलब अगर आप जल्दी-जल्दी बना रही हैं, तो ऐसा नहीं कि आपकी रोटी चौकोरी हो, तिकोनी हो जाए। आपकी रोटी का शेप अब भी ऐसे ही गोल होना चाहिए। रोटी आपकी अच्छी-सी पकी होनी चाहिए, दोनों साइड पकी होनी चाहिए, कच्ची ना रह पाए, ऐसा ना हो कहीं मोटा, कहीं पतला रह जाए, नहीं। आपको इस बात का भी ध्यान रखना है, ठीक? तो हमें कम से कम समय में तो करना है, अधिक से अधिक कार्य करना है, लेकिन गुणवत्ता के साथ हम कोई समझौता नहीं करेंगे, ठीक? चलिए, आपको पता है कि हर जो हमारे जीवन चक्र की अवस्थाएँ हैं, वहाँ पर जो माँग होती है समय की, वो अलग-अलग होती है। तो हम सभी के जीवन के समय की जो माँग है, वो कुछ माँग ऐसी होती हैं, लेकिन यह व्यक्ति विशेष पर निर्भर करता है कि वो समय का उचित उपयोग किन कार्यों में कर रहा है या किन कार्यों में नहीं कर रहा है। अगर हम थोड़ा-सा इसके उद्देश्य की बात करें कि जो आपका टाइम मैनेजमेंट है, उसका उद्देश्य क्या है? उद्देश्य अभी-अभी आपने जो परिभाषा देखी, उसी में आपने समझ लिया। अगर हम फिर भी इसके उद्देश्यों को समझना चाहें, तो सबसे पहले आता है कम समय में ज़्यादा काम करना। समय आपका क्या होना चाहिए? कम लगना चाहिए, कार्य आपका ज़्यादा होना चाहिए। गुणवत्तापूर्ण, हमने ऐसे कहा ना कि काम आपको जल्दी करना है, आपको ज़्यादा काम करना है, लेकिन गुणवत्ता में हम कोई समझौता नहीं रखेंगे। अगर हमें रोटी गोल चाहिए, अच्छी सिकी हुई चाहिए, दोनों तरफ सिकी हुई चाहिए तो चाहिए। ऐसा नहीं है कि अगर हमने आपसे कहा कि आपको कम समय लगाना है और ज़्यादा कार्य करना है, तो आपने तिकोनी रोटी, चौकोर रोटी, मोटी पतली रोटी, अधकच्ची रोटी ऐसे रख दी। नहीं, ये हमारा टाइम मैनेजमेंट नहीं होगा। ये टाइम मैनेजमेंट के अंतर्गत आएगा ही नहीं। दूसरा है उद्देश्यपूर्ण कार्य करना। अब जिसमें आप अपना समय लगा रहे हैं, वो आपका उद्देश्यपूर्ण होना चाहिए। जैसे जो अभी का आपका समय है और जो आपके एग्ज़ाम की डेट है, एग्ज़ाम की डेट से याद आया, आप में से अगर कोई असिस्टेंट प्रोफ़ेसर का एग्ज़ाम दे रहा है, उसके एग्ज़ाम की डेट जो है वो वापस से चेंज हो चुकी है, जो कि पहले 9-10 फरवरी रखी गई थी। आज वो डेट आपकी हो गई है 15-16 फ़रवरी हो गई है, ठीक? तो इस बात को थोड़ा-सा ध्यान रखिएगा कि जो आपकी डेट पहले 9-10 फरवरी को रखी गई थी, वो अब 15-16 फरवरी हो गई है। हालाँकि अभी टीजीटी और पीजीटी के एग्ज़ाम डेट में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, अगर ऐसा कुछ होता है तो हम आपको इन्फ़ॉर्म ज़रूर कर देंगे। और जो लोग भी आपके ये 9-10 के लिए एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे थे, वो अपना समय फिर से देख लेंगे, वो हो गया है अभी 15 और 16, ठीक? तो ये छोटी-सी इन्फॉर्मेशन थी, आपको ध्यान रख लेना है। बाकी यहाँ हम क्या बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं कि जो हमारा टाइम मैनेजमेंट है, टाइम मैनेजमेंट का उद्देश्य क्या है? तो कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा कार्य करना है। कार्य हमारा गुणवत्तापूर्ण होना चाहिए, उद्देश्यपूर्ण होना चाहिए। अब जैसे यहाँ हम बात कर रहे थे आपका जो एग्ज़ाम है वो 4-5 अप्रैल को है, जो आप में से
टीजीटी वाले हैं उनका एग्ज़ाम जो है वो क्या है 4-5 अप्रैल को है। और अभी आप में से 2-4 लोग ऐसे होंगे जो कि 2-4 लोग क्या हमने पोल करवाया था तो ध्यान भी नहीं दिया आज कई दिन से कि आप में से कितने लोगों ने वोट किया है। आज हम एक बार फिर से चेक कर लेंगे। तो आप में से कुछ लोग हम ये मान रहे हैं कि 20 लोग ही कम से कम ऐसे होंगे जो कि एग्ज़ाम दे रहे होंगे सीटेट का। तो अभी जो आपका समय है, ये आपके होम साइंस पढ़ने का नहीं है। ये आपका समय है कि आप 2 दिन का समय देकर अपना रिवीज़न कर लें, जो टेट का है, वो सॉरी सीटेट वाला है, ठीक? बाकी फिर 2 दिन की ही बात है, उसके बाद हम फिर से अपने टीजीटी, पीजीटी को जो 2 दिन में हम छोड़े हैं, उसको कवर अप कर लेंगे, ठीक? तो ऐसे ही आपको अब देना है एग्ज़ाम किसका? टीजीटी, पीजीटी का एग्ज़ाम देना है, होम साइंस का देना है। आप ज्योग्राफी की बुक लेकर बैठ के पढ़ेंगे, पढ़ाई में तो आप समय दे रहे हैं, लेकिन क्या आप अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग पढ़ाई कर रहे हैं? नहीं। तो यहाँ पर आपने क्या किया? अपने समय को व्यर्थ किया। वहीं अगर आप होम साइंस पढ़ रहे हैं अपना क्योंकि आपका टीजीटी, पीजीटी किससे है? आपका होम साइंस से है। तो आप अगर होम साइंस की बुक पढ़ रहे हैं तो ये उद्देश्यपूर्ण है। साथ ही साथ प्राथमिकता के आधार पर व्यवस्थापन। अभी हमने कहा ना कि टीजीटी, पीजीटी आपका कब है? अप्रैल में है, ठीक? अप्रैल में है। लेकिन आपका जो सीटेट है, वो 14 या फिर 15 को होगा। किसी का आपका 14 को होगा, किसी का आपका 15 को होगा। तो प्राथमिकता आपको किसे देनी है? क्या आप ये सीटेट का जो आपका रिवीज़न करना है, वो आप 14-15 के बाद करेंगे? नहीं। आपकी प्राथमिकता अभी है आपके अपने सीटेट के एग्ज़ाम के लिए। 2 दिन का समय है, आप 2 दिन अगर अपने होम साइंस को रख देंगे, तो ये आप प्राथमिकता किसे दे देंगे? सीटेट को दे देंगे। क्योंकि 2 ही दिन है हमारा एग्ज़ाम देने को, तो हम इसको दे देंगे। बाकी अगर आपका एग्ज़ाम जनवरी में होता, तो मैं बिल्कुल कहती कि आपको ये सीटेट पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। आपको अपने एग्ज़ाम टीजीटी, पीजीटी पर फ़ोकस करना है। बट 2 दिन की बात है, तो हम मैनेज कर सकते हैं। उसके बाद 2 दिन कम सोएँगे। जैसे हमारा अगर 14 को एग्ज़ाम हो जाता है, तो हम उसके बाद थोड़ा-सा कम सोएँगे लेकिन अपने समय को क्या करेंगे? मैनेज कर लेंगे, ठीक? तो ये हमारे कुछ उद्देश्य होते हैं जब हम टाइम मैनेजमेंट करते हैं, तब हमें इन चीज़ों का ध्यान रखना होता है, ठीक? चलिए, अब हम थोड़ा-सा ये देखते हैं कि जो हमारे पारिवारिक जीवन चक्र की विभिन्न अवस्थाएँ हैं, उसमें जो समय की माँग है वो कैसे है? आपने पारिवारिक जीवन चक्र की 3 अवस्थाएँ देखी थी, प्राथमिक अवस्था, विस्तृत अवस्था और संकुचित अवस्था। क्या इन तीनों पहली स्टेज, सेकंड स्टेज और थर्ड स्टेज इन तीनों अवस्थाओं में आपके समय की माँग एक जैसी होती है? आप कहेंगे नहीं। हर अवस्था में आपके समय, आपकी शक्ति, आपके धन इन तीनों की अलग-अलग माँग होती है। तो वही हम देखेंगे सबसे पहले कि समय की क्या माँग होती है किस अवस्था में। आपको पता है कि जो ये पारिवारिक जीवन चक्र में समय की माँग की हम बात कर रहे हैं, तो 1948 में पारिवारिक जीवन पर हुए राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस में बताया गया कि समय व्यवस्थापन की कुछ समस्याएँ जो हैं, वो पारिवारिक जीवन चक्र के संपूर्ण अवस्थाओं में हमेशा एक प्रकार से समान ही रहती हैं। और अलग-अलग अवस्थाओं में इन अवस्थाओं पर बल की मात्रा भिन्न-भिन्न होती है। अब जैसे कई समस्याएँ हो सकती हैं अगर कार्य विश्राम मनोरंजन के समय में उपयुक्त संतुलन बनाए रखने का महत्व जो है निर्धारित करता है या फिर समय और क्रियाओं की योजना बनाते समय परिवार के सभी सदस्यों का ध्यान रखना होता है। या हम जब वस्तुओं का चयन कर रहे हों, वस्तु के चयन, योजना, क्रियान्वयन इन सब पे हमें ध्यान रखना होता है। तो आपको एक चार्ट हम दिखाते हैं। ये थोड़ा-सा हैंडमेड चार्ट है यानी कि हमने अपनी नोट्स में बनाया था, वहीं से आपको लगाया है। इसको आप थोड़ा-सा अगर समझने की कोशिश करें, मैं थोड़ा-सा इसे ज़ूम कर देती हूँ ताकि आपको चीज़ें बेहतर तरीके से दिखाई दे सकें। आई थिंक थोड़ा-सा कट रहा होगा ये साइड वाला, तो थोड़ा-सा हम इसे ज़ूम कर देते हैं। अभी आपको प्रॉपर दिख रहा होगा। हम पता है कि जो जीवन चक्र की अवस्थाएँ हैं, वो हमारी 3 ही अवस्थाएँ हैं।
लेकिन हमने यहाँ पर 4 वर्गीकरण कर दिया है, तो आपसे जब पारिवारिक जीवन चक्र की अवस्था पूछी जाएगी, तो वहाँ पर आप 3 ही बताएँगे। यहाँ पर हम समय की माँग को थोड़ा-सा ध्यान रख रहे हैं, तो इस हिसाब से वर्गीकरण अलग-अलग किया गया है। जो आपकी ये जीवन चक्र की अवस्थाएँ हैं, वो प्रारंभिक अवस्था, विस्तृत अवस्था यानी कि विस्तार की अवस्था, संकुचित अवस्था और एक आपका हो जाता है सेवानिवृत्त की अवस्था। ये आपका समय का चार्ट है और ये आपकी अवस्थाएँ बताई गई हैं। जैसे जब जो प्रारंभिक अवस्था है, प्रारंभिक अवस्था कहाँ पर आ रही है? जब एक पति-पत्नी, एक पुरुष स्त्री सॉरी जब पुरुष-स्त्री का विवाह होगा तब वो पति-पत्नी बनेंगे। जब एक पुरुष और स्त्री का विवाह होता है तब उनके जीवन का प्रारंभ होता है और इसमें जो समय की मांग होती है वो धीरे-धीरे बढ़ती है। कैसे? बिल्कुल धीरे-धीरे बढ़ती है। उसके बाद जब विस्तार की अवस्था आती है जहाँ पर प्रथम शिशु का आगमन होता है वहीं पर आपकी विस्तृत अवस्था प्रारंभ होती है और इसमें समय की जो मांग है वो और बढ़ जाती है। फिर धीरे-धीरे जैसे-जैसे आप संकुचित अवस्था की तरफ बढ़ते हैं, तो आपकी जो समय की माँग है वो धीरे-धीरे घट जाती है और सेवानिवृत्त काल तक ये जो समय है वो बिल्कुल घटता चला जाता है। ये जो आप चार्ट देख रहे हैं, ये चार्ट भले ही आप समय की माँग को ध्यान में रखकर बनाए हैं, लेकिन समय की बात की जाए, शक्ति की बात की जाए, तो ये दोनों और साथ ही साथ अगर हम धन की बात कर लेते हैं, तो भी कोई बुराई नहीं है। इन दोनों में वैसे विशेषकर हम समय और शक्ति की ही बात कर रहे हैं क्योंकि आप देखेंगे धन में जो है उसमें आप अलग से अभी पढ़ेंगे धन वाला चार्ट यानी कि वैसे शक्ति व्यवस्थापन को कल हम डिस्कस करेंगे फिर भी आप थोड़ा-सा ये चार्ट आपका दोनों में ऐसे ही बनेगा। कल भी मैं आपको यही चार्ट दिखाऊँगी जब हम शक्ति व्यवस्थापन को पढ़ेंगे, एनर्जी मैनेजमेंट का जब हम टॉपिक डिस्कस करेंगे तो वहाँ भी हम आपको ऐसा ही चार्ट दिखाएँगे क्योंकि हमने अपने नोट्स में ऐसे ही चार्ट बनाया है। तो ये आपका जो पारिवारिक जीवन चक्र है, इसकी जो अवस्थाएँ हैं आप देख सकते हैं। जैसे-जैसे अवस्थाएँ हमारी आती हैं, जैसे प्रारंभिक अवस्था में धीरे-धीरे माँग बढ़ती है और उससे ज़्यादा माँग हो जाती है जो विस्तृत अवस्था है। फिर विस्तृत अवस्था के बाद धीरे-धीरे जो समय की माँग है आपके घटने लगती है और लास्ट में एकदम घट जाती है। ठीक? तो ये आपका क्या था? ये आपका था पारिवारिक जीवन चक्र की विभिन्न अवस्थाओं में समय की माँग। जैसे पूरे जीवन चक्र में अगर हम बात करें, तो पूरे जीवन चक्र में समय की माँग का प्रभाव भिन्न-भिन्न गृहिणियों के लिए भिन्न-भिन्न होता है। ये बात हमें पता होनी चाहिए कि प्रतिदिन के समय की पूर्ति 24 घंटे में होती है। तो जैसे जो प्रथम अवस्था है, प्रारंभिक अवस्था है, इसमें जो चक्र है, ये बहुत छोटी अवस्था होती है। ये सबसे छोटी अवस्था होती है और इसमें समय का उपयोग इस बात पर भी निर्भर करता है कि क्या जो पत्नी है, उत्पादक रोज़गार करती है या नहीं करती है। दोनों ही स्थितियों में पति और पत्नी का समय ढाँचा मिश्रित होता है और साथ ही जो घरेलू कार्य हैं, उनमें अधिक समय मूल्य की आवश्यकता होती है क्योंकि जो नई गृहिणी है, वो अनुभवहीन होती है। और यदि आपकी जो गृहिणी है घर के बाहर कार्य नहीं करती है, तो उसकी समय की माँग जो है अपेक्षाकृत कम होती है। उसे जाना नहीं है, सिर्फ़ घर के ही काम देखना है, तो समय की माँग उतनी नहीं रहेगी। ठीक? अब ये तो आपने विभिन्न अवस्थाओं में देख लिया। अब इसे वापस से थोड़ा-सा ज़ूम करना पड़ेगा। ये। तो अब हम बात कर लेते हैं थोड़ा-सा समय व्यवस्थापन की। समय व्यवस्थापन है क्या? वैसे तो आपने समझ लिया, पहले ही समझा था। थोड़ा-सा और हम समझें तो ये समय व्यवस्थापन है क्या? समय व्यवस्थापन से तात्पर्य है कि समय का व्यवस्थापन इस तरह से किया जाए कि सभी पूर्व निर्धारित लक्ष्य की प्राप्ति हो सके। हमें कैसे? हमें ये पहले निर्धारित करना होता है ना कि 24 घंटे में हमें कौन-कौन से कार्य करने हैं। तो आपका समय इस तरह से समय व्यवस्थापन का मतलब ये होता है कि जो हमने लक्ष्य बना रखे हैं, उन सारे लक्ष्यों को हम पूरा कर सकें। इसीलिए तो टाइम मैनेजमेंट किया जाता है।
जब आप एग्ज़ाम हॉल में जाते हैं, आपके पास जैसे हमारा जो टीजीटी है इसमें तो 125 होता है, लेकिन अगर हम बात कर लें यही मान लेते हैं सीटेट का, तो सीटेट में आपका कितना क्वेश्चन होता है? सीटेट में आपके 150 क्वेश्चन होते हैं और 150 मिनट भी आपको मिलते हैं। तो हमें क्यों कहा जाता है कि टाइम मैनेज करना है? हमें टाइम अपना मैनेज इसलिए करना होता है ताकि जो हमारे 150 क्वेश्चनों का लक्ष्य निर्धारित किया गया है कि हमें करना है, हम इसे पूरा कर सकें। ये जैसे अगर जब मैथ के क्वेश्चन हैं, तो वो ज़्यादा टाइम ले लेते हैं। हमें अपने टाइम को इस तरह से मैनेज करना है कि हमारे 150 क्वेश्चन हमारे 150 मिनट में पूरे हो जाएँ। इसीलिए तो हम टाइम मैनेज करते हैं। आपने बार-बार सुना है कि टाइम ही मैनेज नहीं हो पाता है। क्वेश्चन ही छूट जाते हैं। तो हमारे क्वेश्चन ना छूटें, जो हमारा लक्ष्य है 150 क्वेश्चन का, हम उसे पूरा कर सकें इसीलिए हम टाइम मैनेजमेंट करते हैं। आई होप कि आप टाइम मैनेजमेंट की एक सही डेफिनेशन को समझ पाए होंगे। ठीक? चलिए, अब अगर जब हम बात करते हैं टाइम मैनेजमेंट की, तो यहाँ पर 2 तरीके से किया जाता है। एक टाइम मैनेजमेंट के लिए साधन होता है, जिसे हम मापदंड कहते हैं और दूसरा आपका यंत्र होता है। और यहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, ठीक? जैसे जो अभी तक आपने पढ़ा, यहाँ से आपके समझ पर आधारित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लेकिन जो आपके ये यंत्र हैं, आपका जो साधन है, इसको आपको याद करना होगा, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक? तो ये जब आप पढ़े रहेंगे तभी आप कर पाएँगे। बाकी जो इससे पहले अभी तक आपने पढ़ा, वो आपकी समझ पर आधारित है कि आप कितना समझकर क्वेश्चन को कर सकते हैं। देखिए, आपके जो कोई भी एग्ज़ाम होता है, तो उसमें सारे क्वेश्चन ऐसे नहीं होते हैं कि आपने पढ़ा ही है तभी आएगा या आपने अगर पूरी बुक खा डाली है, चाट डाली है, आपने पढ़ डाली है, कुछ भी नहीं, घोर के पी लिया है आपने, फिर भी आप 100 में से 100 क्वेश्चन नहीं कर पाएँगे क्योंकि क्योंकि कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आपकी समझ पर आधारित होते हैं। तो आपको समझ के आधार पर क्वेश्चन करना है। बाकी हम अब बात कर लेते हैं कि जो समय व्यवस्थापन में जो साधन है या जो मापदंड है वो कौन-कौन से हैं। इसमें सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि समय महत्व या समय मूल्य आता है, समय मानक आता है, कार्य वक्र आता है, कार्यक्रम आता है, समय दर्शन आता है, समय संतुलन आता है। ये आपके इतने किसमें आते हैं? साधन में आते हैं। हम एक-एक करके थोड़ा-थोड़ा इनको समझ लेते हैं। बाकी यहाँ से आपको ये जो आपको हेडिंग दिख रही है, ये आपको याद होना चाहिए कि कौन साधन में आ रहा है, कौन आपके यंत्र में आ रहा है। पूछा जाता है निम्नलिखित में से समय यंत्र है, समय साधन है, समय साधन नहीं है, समय यंत्र नहीं है। एक आपको दिख रहा होगा ये कार्यवक्र, ये आपके दोनों में आ जाता है। चलिए एक-एक करके पहले बात करते हैं। समय महत्व या समय मूल्य क्या है? समय महत्व या फिर समय मूल्य क्या है? थोड़ा-सा हम इस चीज़ को समझते हैं। समय मूल्य क्या है? तो समय एक सीमित संसाधन है। समय क्या है? समय एक आपका सीमित संसाधन है, यह अमूल्य होता है और सभी को 24 घंटे का समय मिलता है, इसी में अपने कार्यों का विभाजन करना होता है। समय क्या है? एक मूल्यवान साधन है। समय का महत्व आपको खुद समझना होगा। समय का महत्व आपको खुद समझना होगा। आपको ये भी पता होता है कि आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ 24 घंटे ही मिले हैं। तो आपने समय सबसे पहले क्या देखा? समय महत्व या फिर समय मूल्य। दूसरी बात करें हम तो समय मानक या कार्य इकाई क्या है? समय मानक या फिर कार्य इकाई क्या है? इसको भी थोड़ा-सा समझते हैं। समय मानक से तात्पर्य ये है कि एक क्रिया को पूरा करने में लगने वाला समय जो है वही आपका समय मानक कहलाता है। आपने एक कार्य को पूरा करने में कितना समय लगाया वही आपका समय मानक कहलाता है या इसी को हम कार्य इकाई के नाम से जानते हैं। हालाँकि आपको ये जो आपको पॉइंट दिए गए हैं ये ज़रूर ध्यान होना चाहिए। कार्यवक्र कार्यवक्र आप सोच रहे होंगे इसके बारे में कुछ नहीं पढ़ा हमने। डोंट वरी अभी जब यंत्र पढ़ेंगे तो वहाँ पर हमने इसके बारे में भी लिख रखा है।
कार्यवक्र आपका दोनों में आएगा, समय यंत्र में आएगा और समय आपका जो साधन है उसमें भी आएगा। बात कर लेते हैं कार्यक्रम। कार्यक्रम, दैनिक क्रियाकलापों का क्रम, जो आपके दैनिक क्रियाकलाप हैं, उनका क्रम अर्थात एक दिन में किया जाने वाला कार्यों के क्रम का निर्धारण करना। हमें जैसे कहते हैं ना, ये प्राथमिकता के आधार पर। आपने जब उद्देश्य देखा था ना, तो उसमें देखा था आपको प्राथमिकता के आधार पर कार्य करना है। तो कार्यक्रम का मतलब क्या है? आपके कार्य को क्रम से करना है। अब ऐसा ना हो कि जब आपको बच्चों को सुबह स्कूल के लिए भेजना है, आपके हस्बैंड हैं वो ऑफ़िस जा रहे हैं, तब आप उस समय उनको लंच बॉक्स बनाकर देने के बजाय आप कपड़े लेकर बैठ जाएँ धोने या आप झाड़ू-पोछा करने बैठ जाएँ। तो क्या ये आपका कार्यक्रम हुआ? क्या आपने समय को सही तरह से सदुपयोग किया? आपने कार्यों को प्राथमिकता दी? नहीं दी। आपको क्या करना चाहिए था? आपको सबसे पहले उठ के बच्चों के लिए या हस्बैंड के लिए, सबके लिए लंच बॉक्स बनाना था, ब्रेकफ़ास्ट बनाना था, उन सबको रेडी करके आप भेज देते। उसके बाद आप झाड़ू, पोछा, कपड़े ये सारा काम करते। प्राथमिकता के आधार पर आपको क्या करना है, अपने कार्यों को क्रम से करना है, यही आपका कार्यक्रम कहलाता है। फिर हम बात करेंगे समय दर्शन। समय दर्शन क्या है? टाइम फिलॉसफी। दर्शन का मतलब क्या होता है? आप दर्शन, आप में से हर कोई यहाँ पर जो भी मेरी क्लास ले रहा है, आप सभी ने बीएड किया है। क्योंकि आप अगर टीजीटी का एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो भी आपने बीएड किया है। अगर आप पीजीटी अदर स्टेट में, जैसे आपके बिहार की हम बात कर लें, बिहार में दे रहे हैं, तब भी आपने बीएड किया है, राइट? अब आपने दर्शन वहाँ पर पढ़ा था। दर्शन क्या है? क्या दर्शन क्या है? तो दर्शन एक नज़रिया होता है। हम समय हमारे लिए एक पदार्थ के समान है, हम इसे प्राप्त कर सकते हैं और व्यर्थ भी कर सकते हैं। ये हमारे नज़रिए पर डिपेंड करता है कि हम समय को कैसे देखते हैं। समय साधन के रूप में समय ऐसा साधन है जिसको नापना सबसे आसान होता है और समझने में ये सबसे कठिन होता है। अगर आप देखें 24 घंटे का आप एकदम एक कह सकते हैं सही-सही मापन कर सकते हैं। लेकिन इसको समझ पाना क्या इतना ही आसान है जितना आसान आपके लिए नापना है? नहीं। आपके हेलेन केनन महोदय हैं, इन्होंने कहा कि इसे ऊर्जा के उपयोग, अगर हम कहें, इन्होंने कहा कि इसे ऊर्जा के उपयोग के समय को नापने का साधन बताता या बताया है उन्होंने साधन के रूप में। इसका स्वतंत्र अर्थ उसके व्यावहारिक उपयोग पर जाता है। और आपने यहाँ पर ये भी देखा कि समय हमारे लिए एक पदार्थ के समान है और इसे हम व्यर्थ कर सकते हैं और इसका उपयोग भी कर सकते हैं। तो ये आपके हॉल्स महोदय हैं, उनकी परिभाषा है। ठीक? समय की जो प्रणाली है, कई अर्थों में अलग होती है। अधिकतर व्यक्ति घड़ी के समय से परिचित होता है, जो कि सूर्य से संबंधित धरती की नियमित गति को दर्शाता है। व्यक्ति के लिए जो मनोवैज्ञानिक समय का अर्थ होता है कि समय का व्यतीत होना, मतलब समय धीरे-धीरे व्यतीत हो रहा है या तेज़ी से हो रहा है, ये भावना इस बात से संबंधित होती है कि घड़ी के समय की कुछ मात्रा में कितना महत्वपूर्ण कार्य किया जा रहा है। उदाहरण के लिए आप समझें, अगर कोई जैसे कोई सर्जन है, वो अत्यधिक अति आवश्यक ऑपरेशन कर रहा है, तो उसे समय कम दिखेगा। अगर यदि कोई व्यक्ति अचानक वर्षा के कारण बाहर कार्य कर नहीं रहा है या नहीं कर सकता है, तो उसे प्रतीक्षा में जो समय लगता है, वो बहुत लगता है। कभी-कभी आपने देखा होगा, आपका समय ऐसे बीत जाता है, जैसे अभी हमने हमारा जो टीजीटी का एग्ज़ाम है, उसकी डेट क्या आ गई है 4 से 5 अप्रैल। हमारा 4 से 5 अप्रैल कब बीत जाएगा हमें पता ही नहीं चलेगा। या आप इसके लिए एक बहुत अच्छा एग्ज़ाम्पल ऐसे समझ सकते हैं, जैसे अगर आप ये मान लीजिए कि कोई आपका परिवार का सदस्य है, कहीं बाहर है और आपने सुना कि उसका एक्सीडेंट हो गया है, ठीक? एक
कल्पना करिएगा, अगर किसी के साथ ऐसा हादसा हुआ होगा तो वो ज़रूर इस बात को समझ पाएगा। ये आप सुनिए कि जैसे आप घर से ये मान के चलिए कि आप 40-50 किलोमीटर की दूरी पे हैं, या हम मान लेते हैं कि 30 किलोमीटर की दूरी पर हैं। आपको पता चला कि आपके किसी फैमिली मेंबर का एक्सीडेंट हो गया है, तो आपको जब वहाँ जाना है, उसके पास जाना है, तो आपको वो समय इतना लंबा लगेगा, मानो ऐसा लग रहा हो कि आपकी गाड़ी आगे चल ही नहीं रही है और जो है आपको बहुत समय लग रहा है। लेकिन वहीं अगर कोई खुशी का पल होता है, जैसे मान लेते हैं आप कहीं शादी-विवाह में जा रहे हैं या किसी भी फंक्शन में जा रहे हैं और आपको दूर का भी रास्ता है, तो आपके जो खुशी के पल होते हैं, इतनी जल्दी बीत जाते हैं कि पता ही नहीं चलता है। दोनों आप दोनों बार एक ही जगह पर जाइए, लेकिन आपका जो जाने का वहाँ वजह हो, वो अलग-अलग हो, तो देखिए तो समय आपके अनुसार जो है, ये समय आपके देखने का नज़रिया होता है कि समय किस तरह से आपका व्यतीत हो रहा है, ठीक? तो ये आपका समय दर्शन हो गया। अब समय संतुलन। समय संतुलन, यहाँ से क्वेश्चन आपका पूछा गया था। एक तो ये कार्यवक्र वाला पूछा गया था, दूसरा आपका ये समय संतुलन। इसमें आपसे 8-8-8 के बारे में पूछा गया, 8 अनुपाते 8 अनुपाते 8। ये है क्या? ये चीज़ है क्या? इसी के बारे में समझते हैं। तो जो समय संतुलन है, आपको इसमें 3 चीज़ों का ध्यान रखना है। एक तो आपका कार्य हो गया, दूसरा आपका विश्राम हो गया, तीसरा आपका मनोरंजन हो गया, और यही 3 आपका दिया गया है 8 अनुपाते 8 अनुपाते 8। यानी कि आपको 8 घंटे कार्य करने हैं, 8 घंटे विश्राम करने हैं, 8 घंटे आपको मनोरंजन करने हैं। ठीक? 8 अनुपाते 8, ये हो गया आपका 24 घंटे का बँटवारा, यानी कि समय का संतुलन। अब दूसरा जो हमारा है, क्या है? वो है आपका समय यंत्र। समय यंत्र ये क्या है? तो ये आपके टाइम मैनेजमेंट में जो आपका कह सकते हैं, टाइम मैनेजमेंट में क्या है? यंत्र है। इससे पहले आपने क्या पढ़ा था? मापदंड पढ़ा था या साधन पढ़े थे, ठीक? अब हम क्या पढ़ रहे हैं? अब हम पढ़ेंगे यंत्र। और ये समय व्यवस्थापन के यंत्र हैं कौन-कौन से? जो मतलब टाइम मैनेजमेंट टूल जो हैं, वो कौन-कौन से हैं? तो इसमें आप 3 चीज़ों का नाम सुनते हैं। एक आपका है पीक लोड, जिसे हम कहते हैं अत्यधिक कार्यभार। दूसरा है आपका कार्यवक्र और तीसरा है आपका विश्राम का समय। एक-एक करके थोड़ा-थोड़ा समझते हैं। यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था। सबसे पहले बात करेंगे पीक लोड की। पीक लोड या इसी को हम अत्यधिक भार बोलें, एक ही है, ठीक? पीक लोड आपका ऐसे भी लिख देता है और पीक लोड आपका ऐसे भी लिख देता है, पीक LOAD ऐसे भी लिख देता है, तो आपको परेशान नहीं होना है। है क्या ये पीक लोड? अत्यधिक कार्य का समय, मतलब आपको पता है आदर्श के ज्ञान की सहायता से अत्यधिक भार को हम निर्धारित कर सकते हैं। अत्यधिक भार क्या है? अत्यधिक कार्य का समय, यानी कि दिन, ये आपका दिन हो सकता है, सप्ताह हो सकता है, माह हो सकता है या फिर मौसम की एक निश्चित अवधि हो सकती है। यह अत्यधिक कार्य का समय ही अत्यधिक कार्यभार कहलाता है। जैसे अगर कोई, ये मान के चलिए ये अत्यधिक कार्य का समय आपका कार्यभार कहलाता है, ठीक? कुछ गृहिणी जो होती हैं, कुछ गृहिणी के लिए घर की सफाई, वस्त्र धोना दिन में अत्यधिक कार्यभार हो सकता है, या सप्ताह में कोई अत्यधिक कार्यभार हो सकता है। हर व्यक्ति के हर व्यक्ति के हिसाब से या हर व्यक्ति के परिवार में ये जो कार्यभार होता है, हर गृहिणी के लिए अलग-अलग हो सकता है। जैसे हमारे घर में कार्यभार सुबह होता है, आपके घर में कार्यभार दोपहर में होता है। कुल मिलाकर कहने का मतलब ये है कि जब एक ही समय में बहुत सारे कार्य जो हैं एक साथ करने हों, तो वही आपका अत्यधिक कार्यभार कहलाता है। अब ये कार्यभार सुबह हो सकता है, दोपहर हो सकता है, शाम को भी हो सकता है, ठीक? और ये हर जगह, मतलब हर किसी के परिवार में अलग-अलग हो सकता है। तो इस कार्यभार को कम करने का कई तरीका होता है। जैसे आप घर के जो व्यक्ति हैं उनमें कार्यों का बँटवारा कर सकते हैं। गृहिणी को अपने व्यक्तिगत अधिक भार के समय का ज्ञान होना आवश्यक होता है।
इससे इसके ज्ञान से वो अपनी जो दैनिक समय है योजना इस प्रकार बना सकती है कि भारी कार्य के बाद वो हल्के कार्य को स्थान दे सकती है। कोई भी कर सकती है। तो जो ये पीक लोड होता है मतलब ये जैसे ये बेल शेप में बनता है। जैसे मान लेते हैं किसी भी जैसे पीक लोड क्या हुआ अगर आप इसे और भी साधारण शब्दों में समझें तो जैसे आपके घर पे आप हैं, आपके बुजुर्ग सास-ससुर हैं, पति हैं, बच्चे हैं। तो सुबह क्या होगा, सुबह हो सकता है आपके यहाँ कार्यभार ज़्यादा हो, बच्चों को लंच बॉक्स उनके लिए लंच बॉक्स तैयार करना है, ब्रेकफ़ास्ट तैयार करना है। जो घर पे बुजुर्ग हैं, उनके लिए भी दवा-पानी की व्यवस्था करना है। आपके यहाँ सुबह का काम ज़्यादा हो गया। तो ये आपका क्या हुआ सुबह का काम ज़्यादा हो गया, आपका जो पीक लोड था वो सुबह था। हो सकता है कि कहीं ये दोपहर में हो, बच्चों का आस-पास स्कूल हो, वो घर पे ही आते हों खाना खाने। जो आपके घर में बुज़ुर्ग हैं, वो लोग भी दोपहर में खाते हों। आपके यहाँ आप भी कहीं एंगेज रहती हों, दोपहर में आते हों। तो ये जो पीक लोड है, वो कभी भी किसी भी टाइम किसी भी फैमिली में हो सकता है, अलग-अलग भी हो सकता है। तो कुल मिलाकर आपको पीक लोड का मतलब ये समझना है कि जब जो एक स्त्री है, उसके ऊपर सबसे ज़्यादा कार्यभार जिस टाइम पर होता है, वही आपका पीक लोड कहलाता है। ठीक? जैसे अगर हम गाँव देहात की बात करें, तो जो पीक लोड वार्षिक में होता है, जो ये वार्षिक वाला पीक लोड होता है, वो क्या होता है? ये जो आप देख रहे हैं पीक लोड, ये दिन का भी होता है, सप्ताह का भी होता है, माह का भी होता है और मौसम के अनुसार भी होता है। तो जो आप गाँव देहात की बात करें तो वहाँ की महिलाओं के लिए आप ये समझिए कि हर मौसम में उनके पास पीक लोड होता है। ये जो अभी सीज़न चल रहा है इसमें थोड़ा-सा कम हो, नहीं तो उनको जैसे हम अगर ये जो धान की फसल जब होती है, इसकी बात करें तो उनको धान काट के लाना है, प्लस बच्चों को स्कूल भी भेजना है, खाना भी बनाना है, धान को घर पर लाके उसको बाद में पिटाई भी करना है, उसको अलग भी करना है। तो बहुत सारे कार्य होते हैं। तो उनका जो अगर साल भर के पीक लोड की बात करें, मुझे जो दिखता है, उस हिसाब से तो वही सबसे ज़्यादा उनके जो वार्षिक पीक लोड है, वो होता है। बाकी माह का पीक लोड घर की जैसे कुछ लोग होते हैं ना कि हम हर महीने में पूरा एकदम घर की सफाई कर देंगे। कुछ लोग होते हैं सप्ताह में हम सारे कपड़े सप्ताह में धुलेंगे और पूरी साफ-सफाई जो है उसी दिन करेंगे। तो ये अलग-अलग जब आपके सर पर बहुत ज़्यादा कार्य हो जाता है तो उसी को हम पीक लोड कहते हैं और दिन भर में ये एक बार होता है। आप भी देखते होंगे अगर घर पर रहती हैं, तो सारे दिन आप एक जैसे कार्य नहीं करते हैं, ठीक? ये आपका हो जाता है पीक लोड। वहीं अगर हम बात करें कार्यवक्र की, तो कार्य का व्यवस्थापन का एक यंत्र कार्यवक्र होता है और ये आपके ये जो आपका टूल भी है और ये आपका मापदंड भी है, ठीक? साधन भी है। कार्य का व्यवस्थापन का एक यंत्र कार्यवक्र है जो कि मौलिक रूप से उद्योगों द्वारा उपयोग में लाया जाता है। कार्य का वक्र एक निश्चित समय में कार्य के उत्पादन में परिवर्तन को दर्शाता है। ठीक? ये क्या कार्यवक्र क्या होता है? तो ये आपका एक निश्चित समय में या एक निर्धारित समय में कार्य के उत्पादन में परिवर्तन को दर्शाता है। कार्यकर्ता के द्वारा किए गए कार्य की इकाई की मात्रा दिए हुए समय में गिनी जाती है और इस प्राप्ति की संख्या को वक्र के रूप में हम दर्शाते हैं। जैसे जैसे प्रति घंटे प्रेस की जाने वाली चादरों की संख्या अधिकांशतः ये देखा जाता है कि जो उत्पादन किसी विशिष्ट कार्य दिन में या कार्य सप्ताह में प्रभावित होता है। तो जो हम ये देखते हैं कि कितना समय लगा है या कितने समय में आपने कार्य किया है, तो वो आपका कार्य वक्र होता है। अगली बात करें हम विश्राम की। विश्राम काल का अर्थ होता है कुछ समय कार्य के तनाव से मुक्ति। क्वेश्चन पूछा गया है आपसे कि विश्राम काल का अर्थ क्या है? ये लाइन आपको उठा के दी गई है कि कुछ समय कार्य के तनाव से मुक्ति या कार्य को बंद कर देना या फिर हल्के कार्य कर लेना, कुछ इस तरह से क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। हम जब प्रैक्टिस करेंगे, परसों हमारी प्रैक्टिस होगी, ठीक? यानी कि सैटरडे को हम करेंगे प्रैक्टिस। और संडे को तो आपको पता ही है कि हमें आरडीए के क्वेश्चन करने हैं।
तो जो विश्राम का अर्थ होता है, विश्राम का मतलब ये होता है कि कुछ समय के लिए आप कार्य से मुक्ति लें। यद्यपि इसका मतलब ये नहीं होता है कि कार्य को आप पूर्णतः बंद ही कर दीजिए, जाकर सो जाइए, नहीं, ये विश्राम नहीं है। विश्राम काल से तात्पर्य कार्यकर्ता के स्वास्थ्य और उसकी कार्य क्षमता पर अनुकूल प्रभाव पड़ता है। विशेषकर अत्यधिक शारीरिक कार्य करने के पश्चात विशेष रूप से विश्राम की आवश्यकता होती है। विश्राम कई तरीके से किया जा सकता है। यह कार्यकर्ता की व्यक्तिगत शारीरिक दशाओं पर निर्भर करता है। आप आराम किसी भी तरह से कर सकते हैं, बशर्ते ये पता होना चाहिए कि जो आपकी शारीरिक स्थिति है, वो किस तरह से आपका साथ दे रही है। जैसे कुछ लोग कार्य कर देंगे, उसके बाद उनको क्या होगा, हांफा-सा आने लगेगा, थकान-सी बिल्कुल महसूस हो जाएगी। तो ऐसी स्थिति में तो उनको लेटना ही लेटना है। तो ये जो विश्राम का समय है या विश्राम का तरीका है, ये व्यक्ति के जो व्यक्तिगत कार्य कर रहा है व्यक्ति, उसके व्यक्तिगत शारीरिक दशाओं पर निर्भर करता है कि उसकी आराम की स्थिति क्या होगी, वो किस तरह से विश्राम करेगा। ये आपने थोड़ा-सा समझा किसके बारे में? ये आपने समझा विश्राम के बारे में, कार्यवक्र के बारे में, यानी कि टाइम मैनेजमेंट जो टूल है आपका, आपने उसके बारे में समझा। अब इसी में थोड़ा-सा आपको एक चीज़ नोट डाउन करके रखना है, पूछा जाता है कि अगर आप 40 मिनट पढ़कर कितने मिनट का आराम करना चाहिए? तो अगर आप 40 मिनट पढ़ाई कर रहे हैं या 40 मिनट मानसिक कार्य कर रहे हैं, तो आपको 2 मिनट का आराम करना चाहिए। अगर आप अत्यधिक क्रियाशील कार्य कर रहे हैं, तब आपको 57% आराम करना चाहिए। वहीं अगर आप मध्यम क्रियाशील हैं, तो आपको 16% आराम करना चाहिए। ये तीनों बातें आपको ध्यान रखनी है और तीनों क्वेश्चन ही हैं आपके लिए, अलग-अलग एग्ज़ाम में आपसे पूछे गए हैं। अब हम बात करेंगे समय व्यवस्थापन प्रक्रिया के बारे में। कि समय व्यवस्थापन का तरीका क्या होता है, थोड़ा-सा चरण के बारे में चर्चा करेंगे क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। ठीक? अगर हम बात कर रहे हैं समय व्यवस्थापन प्रक्रिया की, तो इसमें सबसे पहले क्या करना है? अगर आप टाइम मैनेजमेंट कर रहे हैं, टाइम मैनेजमेंट प्रोसेस इसमें जो प्रोसेस करेंगे, प्रक्रिया करेंगे, इसमें आप क्या करेंगे? सबसे पहले वही समय योजना बनाना। समय योजना बनाएँगे हम। अब जैसे आप जब समय योजना बना रहे हो तो आपको किन बातों का ध्यान होना चाहिए, वैसे यहाँ पर हमने लिखा नहीं है, बस आप थोड़ा-सा समझ लीजिए। सबसे पहले आपको प्राथमिकता के आधार पर कार्यों को लिखना है। मतलब सबसे पहले जो आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण कार्य हैं, उनको आप योजना में बनाएँगे। फिर जो उपयुक्त कार्य हैं, उनका क्रम निर्धारित करेंगे। कार्य के क्रम को निर्धारित करते समय परिवार की आवश्यकता, परिवार के जो सदस्य हैं, उनकी रुचियाँ, इन सारी चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है। कार्य के समय की योजना इस प्रकार बनाई जानी चाहिए कि गृहिणी के समय की भी बचत हो सके उसमें। साथ ही साथ कार्य के लिए पर्याप्त समय रखना चाहिए ताकि आपको तनाव ना रहे। गृहिणी के समय और कार्य की योजना इस प्रकार से बनाई जाए ताकि परिवार के अन्य लोगों की भी सहायता मिल सके। तो जब आप योजना बना रहे हो तो थोड़ा-सा इस बात को ध्यान रखेंगे। अब इस योजना के कुछ चरण हैं। उसके बाद ये जो प्रक्रिया है इसमें आपका यही आएगा, योजना बनाना, नियंत्रण करना, मूल्यांकन करना। अब ये आपने जैसे आपने सबसे पहले योजना बना ली। आपने जब योजना बनाई तो आपने सबसे पहले प्राथमिक कार्य जो हैं आपके उनको लिखा। फिर कार्यों को क्रम से लगाया, फिर उसका क्रियान्वयन किया और लास्ट में मूल्यांकन किया कि आपने जो एक योजना बनाई थी, जो आपने सूची बनाई थी, उसके अकॉर्डिंग क्या आपके कार्य पूरे हो चुके हैं? आपको इस चीज़ का मूल्यांकन भी करना है। लेकिन अब जब हम योजना बना रहे हैं, तो इसके कुछ चरण होते हैं। ये चरण आपके लिए बड़े इम्पोर्टेंट हैं और आपसे ये पूछे भी जाते हैं। कई बार आपसे पूछे जाते हैं, आपके भी लेवल पर और नेट लेवल की तो बात ही क्या की जाए। वहाँ पर तो आपसे क्रम से लगाने के लिए ही बोल देता है। तो आप थोड़ा-सा इस चीज़ को ध्यान से देखेंगे क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। जब आप एक समय योजना बना रहे हो तो उसमें कुछ चरण होते हैं जिन चरणों को आपको ध्यान रखना होता है। सबसे पहले
सभी कार्यों की सूची बनाना, जिन्हें लोचमय और आलोचमय समूह में विभाजित करना। मतलब आपको पहले एक चार्ट बनाना है, उसमें सूची बनाना है कि आपके पास कौन-कौन से कार्य करने हैं और आपके कौन-कौन से कार्य ऐसे हैं जिसमें आप अदल-बदल कर सकते हैं, हेर-फेर कर सकते हैं और कौन से ऐसे कार्य हैं जिनमें आप हेर-फेर नहीं कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, सभी कार्यों की सूची बनाएँगे जिन्हें आप लोचमय और आलोचमय समूह में विभाजित करेंगे। अच्छा, कुछ कार्य हमारे ऐसे भी होते हैं जिनको हमें जैसे सुबह के टाइम करना अति आवश्यक है। जैसे अभी हमने आपको स्टार्टिंग में बताया ना कि आपको कुछ कार्य ऐसे हैं जिनको सुबह करने हैं, आप उन और कुछ कार्य ऐसे हैं जिन्हें हम बाद में कर सकते हैं। तो जब आप टाइम मैनेजमेंट कर रहे हैं, चरण जो योजना बना रहे हैं, उसमें सबसे पहले आप सूची बनाएँगे। कुछ उसमें लोचमय होंगे, कुछ आलोचमय होंगे। जैसे लोचमय में आज हम ये कार्य कर लेते हैं और हमारे पास आज थोड़ा-सा समय कम है, तो इस कार्य को हम कल टाल सकते हैं कि कल कर लेंगे या संडे को कर लेंगे। या जिस दिन हमारे फैमिली के सारे सदस्य होंगे, हम विभाजित करके कार्यों को कर लेंगे। और एक ये होता है कि नहीं, हमें ये कार्य करना है तो करना है, इस तरह से आप करेंगे। उसके बाद कार्य को संपन्न करने की अनुमानित समय निर्धारित करेंगे। जैसे आप सूची बनाएँगे कि हमें खाना बनाना है, कपड़े धुलना है, हमें घर की साफ-सफाई करना है, जो हमारे घर पे लोग हैं जैसे कुछ कार्य उनके लिए भी करना है, तो हम इस तरह से अपने कार्यों की सूची बनाएँगे। यहाँ पर हमने आपको बहुत शॉर्ट में बता दिया, जबकि आपका झाड़ू लगाने का अलग समय नोट करेंगे, आप पोछा लगाने का अलग समय नोट करेंगे, खाना बनाने की तैयारी का अलग समय नोट करेंगे, खाना बनाने के लिए आप जब पकाते हैं, तो उसके लिए आप जो है अलग से समय नोट करेंगे, कपड़े को धुलने का समय अलग से नोट करेंगे, कपड़े को छत पे सुखाकर लाकर रखने का समय अलग से नोट करेंगे, कपड़े को इस्त्री करने का समय अलग से नोट करेंगे। इस तरह से आप जो है एक अनुमानित, यहाँ पर हम अनुमान लगा रहे हैं कि हमारे कितने-कितने कार्य में कितना-कितना समय लगेगा। 1 घंटा आपने मान लिया कि तैयारी करने में भोजन की हो गई। आपका फिर 2 घंटा मान लेते हैं खाना बनाने में हो गया। 1-2 घंटा आपका साफ-सफाई करने में लग गया। आपने हर एक काम को एक अनुमानित समय दे दिया, ठीक? फिर उसके बाद करेंगे क्या, आप कुल लगने वाले समय को जोड़ना और उपलब्ध समय के साथ समन्वय करना। अब जैसे जो आपने 10 कार्य माना कि विभाजित किया और दसों कार्य के लिए आपने समय का बँटवारा कर दिया। अब जब आपने समय का बँटवारा कर दिया तो आप उसको क्या करेंगे, जोड़ लेंगे। आपके पास क्या है? 24 घंटे हैं। आपके पास क्या है? आपके पास सिर्फ़ 24 घंटे हैं। लेकिन जब आपने अपने समय का बँटवारा किया अपने कार्यों के हिसाब से, तब आपके आ गए कुल मिलाकर, ये मान लेते हैं कि 30 मिनट का समय आ गया। आपने क्या किया? आपका 30 मिनट का समय यहाँ पर आ गया। अब आप क्या करेंगे, इस 30 मिनट को जैसे भी हो आपको घटाना है, किस तरह से किस कार्य को घटाना है, किस कार्य को बढ़ाना है, जैसे भी होगा आपको तोड़-मरोड़ कर 24 घंटे में उस कार्यों को समायोजित करना है या समन्वय करना है उनके साथ। इस समय और इस समय के साथ आपको समन्वय करना है। फिर समय क्रम निर्धारित करेंगे। फिर आप क्या करेंगे? फिर आप समय क्रम निर्धारित करेंगे, उसके बाद योजना को लिख लेंगे। ठीक? तो आपको समझ में आया कि आपको कैसे करना है? जब आप योजना बना रहे हो, ये चरण बिल्कुल आपके दिमाग में छप जाना चाहिए। अब आप सोच रहे होंगे कि जैसे आपके सामने ये इतना ऑप्शन आ गया, जब आपसे पूछ लिया कि सही क्रम में लगाइए, तब आप सबसे पहले इसको पकड़ेंगे, योजना को लिखना। नहीं, ये आपका सबसे लास्ट काम होगा जब आप योजना बना रहे हैं। योजना बनाने के चरण में सबसे पहले अगर जहाँ पर दी हो गई आपको सूची बनाना, उस बात को आप पकड़ेंगे कि सबसे पहले नंबर पर हमारा यही आएगा, सूची बनाना। ठीक? अगर यहाँ पर स्पेस नहीं है, थोड़ा-सा है तो काफ़ी है, इतना तो काफ़ी है। ये मान लेते हैं हम एक चार्ट बनाते हैं, ठीक? क्या करते हैं? हम एक चार्ट बनाते हैं। ये आपका चार्ट बन गया, ठीक? अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, थोड़ा-सा आपका चार्ट जो है, वो छोटा हो रहा है, ठीक? ये आपका चार्ट बन गया। फिर आपने क्या किया, फिर आपने इस चार्ट को
इस चार्ट में आपने क्या किया, यहाँ पर अपने कार्य को लिखा। यहाँ पर आपने क्या किया, ये यहाँ पर आपके कार्य हो गए, ये आपका कार्य हो गया, ये आपका अनुमानित समय हो गया, ठीक? ये आपका अनुमानित समय हो गया। यहाँ पर आपने समन्वय किया, ठीक? यहाँ पर आपने क्या किया? समन्वय किया। तो आपने यहाँ पर जितना भी कार्य लिखा उसका जो टोटल समय आपने जोड़ा वो 30 मिनट आया। अब आपको अपने इन कार्यों को इसी 24 घंटे के अकॉर्डिंग मैनेज करना है कि 24 घंटे में इस 30 घंटे के कार्य को घटाकर हमें 24 घंटे में करना है। आप घटाएँगे, समय के साथ समन्वय करेंगे। समन्वय करने के बाद आप जो है इसको सही क्रम में लगाएँगे, अपने समय का क्रम निर्धारित कर लेंगे कि किस क्रम में हमें किस कार्य में, जैसे आपने कपड़े धोने में मान लीजिए आपने 2 घंटे का समय लिखा था, तो आपने उसको घटाकर 1.5 घंटे किया। आपने भोजन की तैयारी के लिए 2 घंटे लिखे थे, तो आपने उसे घटाकर 1 घंटे किया। इसी तरह से आपको अपने कार्य को मैनेज करके फिर यहाँ पर आपको सही समय लिखना होगा। जैसे आपने क्या लिखा था, भोजन बनाने के लिए, तो यहाँ पर लिखा था 3 घंटे, यहाँ पर घटा के आपने 2 घंटे किया। ऐसे आपको यहाँ पर जोड़ लेना है, उसके बाद टोटली आपका 24 आवर्स आना चाहिए। उसके बाद आप योजना को लिखेंगे और यदि व्यक्तिगत योजना अन्य व्यक्ति से मिश्रित होती है, तो उसके साथ आप समन्वय कर लेंगे, ठीक? ये आपके कुछ चरण होते हैं और इस बात को आप ध्यान रखिएगा, अगर आपके क्वेश्चन में आएगा कि सबसे पहला चरण क्या है? जब आप समय व्यवस्थापन कर रहे हैं, तो समय योजना बनाते समय आपका पहला चरण कौन-सा होगा? तो वो सूची बनाना होगा, ना कि योजना को लिखना होगा। इस बात को आप ध्यान रखेंगे, सबसे लास्ट में हम योजना को लिखेंगे। ठीक? चलिए, तो ये आपका पूरा टाइम मैनेजमेंट था। उम्मीद है कि आपको हमने टाइम मैनेजमेंट पूरी तरह से समझाने की कोशिश की है। उम्मीद है कि आप समझ पाए होंगे चीज़ों को। ठीक? बाकी कल हम देखेंगे एनर्जी मैनेजमेंट और यहाँ पर आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है, जो कि आपके पीवाईक्यू है कि टीएमयू क्या है? टीएमयू, हालाँकि इसकी चर्चा हम जब वर्क सिम्प्लिफिकेशन पढ़ेंगे तो वहाँ पर करेंगे। अभी हम टाइम जो है मैनेजमेंट पढ़ रहे हैं, तो टीएमयू का फुल फॉर्म होता है टाइम मेज़रमेंट यूनिट और एक टीएमयू बराबर कितना होता है? 0.036 होता है और यही आपसे एग्ज़ाम में पूछा गया था, ठीक? बाकी हम अभी जब अगले मंडे को जब चर्चा करेंगे कि वर्क सिम्प्लिफिकेशन क्या है, अगर आप कहेंगे तो चर्चा करेंगे, अदरवाइज़ हम प्रैक्टिस को स्टार्ट कर देंगे। हालाँकि वैसे मैं आपको बता दूँ कि कल हम जो पढ़ेंगे वो एनर्जी मैनेजमेंट पढ़ेंगे, उसके बाद हम सैटरडे को करेंगे क्वेश्चन और संडे को हम करेंगे आरडीए के क्वेश्चन, ठीक? तो आपकी कल और थ्योरी की क्लास होगी, उसके बाद हमारे क्वेश्चन के प्रैक्टिस होंगे। आज की क्लास आपको कैसी लगी? उम्मीद है कि चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। हमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि आपको चीज़ों को अच्छे से समझा सकें। आपने नोट डाउन कर लिया होगा जो भी पॉइंट आपको नोट डाउन करना था। इसी के साथ आप अपना पूरा रिवीजन कर डालिए। अब इतनी थ्योरी की क्लास तो हमने की, अगर आप कहेंगे तो आगे भी जो भी थ्योरी बच रही हैं, जो भी आपको इम्पोर्टेंट लगेगा, तो हम उसको भी डिस्कस कर लेंगे, ठीक? चलिए, फिर आज के लिए यही इतना रखते हैं। क्लास आपको कैसी लगी? चीज़ें आपको समझ में आईं कि नहीं आईं? एक बार आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और अगर क्लास आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा। चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। साथ ही साथ अगर आप में से जिन्होंने भी टेलीग्राम जॉइन नहीं किया है तो टेलीग्राम जॉइन कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ पर हर रोज़ रात 9 बजे आपकी क्विज़ होती है, जिसमें आपके क्वेश्चन तो होते हैं 5 ही, बट क्वेश्चन आपके इम्पोर्टेंट होते हैं। इससे आपका एक रिवीजन भी हो जाएगा और आपकी तैयारी तो होती ही रहेगी। तो आप में से जिन्होंने भी अभी तक जॉइन नहीं किया है, तो जॉइन कर सकते हैं। लिंक आपको जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक? चलिए फिर आज के लिए यही इतना रखते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप सभी खुश रहिए, मस्त रहिए, पढ़ाई करते रहिए। ठीक? बाय बाय, टेक केयर।